गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव बस्तियों का चैप्टर चल रहा था, उसके बारे में आधा चैप्टर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा था सहंत बस्ती क्या होती हैं, परकीर्ण बस्तियां क्या होती हैं। ठीक है, वह ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं पाठ को। ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस जगह पर बसाई जाएं, घर कहाँ पर बसाए जाएं, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में है। तो पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। तो मनुष्य जो है उसके लिए जल बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना पानी के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो ग्रामीण बस्तियां उन्हीं क्षेत्रों में बसाई जा सकती हैं जहां पर जल उपलब्ध हो। अगर जल बहुत दूर दूर से लाना पड़े तो वहां पर उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ग्रामीण बस्तियां जो हैं उनको वहीं पर बसाया जाता है जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता हो। ठीक है, नेक्स्ट है उपजाऊ मिट्टी। सबको पता है कि भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो बस्तियां हैं वो उपजाऊ मिट्टी पर ही बसती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग प्राथमिक कार्यों में ही लगे होते हैं। इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी जो है वो भी ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है समतल भूमि। समतल भूमि पर रहना और खेती कार्य करना या अपने अन्य कार्य करना बहुत आसान है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कृषि करेंगे या कुछ भी अन्य काम करते हैं, उतरना चढ़ना, तो उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए समतल भूमि जो है वो भी ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ग्रामीण बस्तियां अधिकतर जो है वो समतल क्षेत्रों में ही बसाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी व पथरीली जमीन पर कोई भी सुविधा जो है उपलब्ध वहां पर नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुरक्षा। ग्रामीण बस्तियां उन्हीं स्थानों पर बसाई जाती है जहां पर सुरक्षा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमेशा किसी न किसी चीज का भय बना रहे। ठीक है, अपनी जान का जोखिम उठाना पड़े, इसीलिए ग्रामीण बस्तियां जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर ही बसाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है गृह निर्माण सामग्री। ग्रामीण बस्तियां उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पर घर को बनाने वाली जो सामग्री है, ईंट रोड़ी वगैरह, वो जो है वो आराम से उपलब्ध हो सके। अगर वही सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो घर का निर्माण करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नियोजित बस्तियां वे बस्तियां होती है जो सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा समय समय पर इस तरह की बस्तियां जो है वो बसाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा नदी घाटियों के अंदर, नदियों में कई बार बाढ़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन नदी घाटियों के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो उच्च भूमि वाली जगह पर घर बनाना पसंद करते हैं ताकि बाढ़ के समय उनका बचाव हो सके। ठीक है, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में उच्च भूमि पर ग्रामीण बस्तियां बसाई जाती हैं और ये भी ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। उसके बाद आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का क्या मतलब है कि बस्तियों की क्या आकृति है। ठीक है, बस्तियों के प्रतिरूप उन बस्तियों की आकृति के अनुसार होते हैं, मतलब उस बस्ती की जो आकृति है उसके अनुसार होते हैं। वह इनको मकानों व मार्गों की स्थिति के क्रम एवं व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। ठीक है, इसमें एक तो किसके अनुसार होते हैं, एक तो बस्तियों की आकृति होती है, इसके अलावा जो मकान व जो रास्ते होते हैं, क्योंकि हर बस्ती में रास्ते तो होते ही हैं। ठीक है, तो मकान व जो मार्ग हैं उनकी स्थिति के क्रम व व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। मतलब उसमें मकानों को दिखाया जाता है और ये रोड को भी दिखाया जाता है। जो मार्ग हैं और मकान दोनों के आधार पर निश्चित
किया जाता है। तो ये पहला प्रतिरूप है रेखिक प्रतिरूप। रेखिक प्रतिरूप में क्या होता है, जैसे रेखिक का मतलब होता है कोई भी रेखा, तो इसके अंदर एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ जो क्या है वो घर बने हुए हैं, जिससे बस्तियों का प्रतिरूप रेखिक प्रतिरूप जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको रेखिक प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें 2-3 लाइनें भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि इसमें एक सड़क के दोनों तरफ जब घर बन जाते हैं तो उससे रेखिक प्रतिरूप विकसित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आयताकार प्रतिरूप। जब किसी चौराहे के चारों तरफ इस तरह से घर बन जाते हैं तो बीच में जो है ये एक आयताकार जो है वो बन गया है प्रतिरूप, तो जिसको हम आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जब चौराहे के चारों तरफ जब घर बन जाते हैं तो इस तरह से एक आयताकार प्रतिरूप बन जाता है, जिसको हम आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट है चौक-पट्टी प्रतिरूप। ठीक है, जहां पर 4 रास्ते आपस में आकर के मिलते हों उसे चौराहा कहते हैं, और जब इस चौराहे पर चारों दिशाओं के अंदर जब मकान बन जाते हैं चारों तरफ तो उससे क्या है, चौक-पट्टी प्रतिरूप विकसित होता है। नेक्स्ट आता है तारानुमा प्रतिरूप, जहां पर कई रास्ते विभिन्न दिशाओं से आकर के मिलते हैं और एक बिल्कुल एक तारे जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है, और इन रास्तों के दोनों तरफ घर बन जाते हैं तो उससे उस बस्ती जो है वो उसका तारे की शेप में दिखाई देती है, जिसको हम तारानुमा प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तारे की शेप में विभिन्न दिशाओं से विभिन्न सड़कें जो हैं वो आकर के यहाँ पर मिलती हैं और इन सड़कों के दोनों तरफ घर बन गए हैं, जिसके कारण ये बस्ती कैसी नजर आ रही है, तारानुमा नजर आती है, जिसको हम तारानुमा प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट आता है टी आकार प्रतिरूप। जब इस तरह से 2 सड़कें जो आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो इससे एक अंग्रेजी के टी अक्षर की आकृति बन जाती है। ठीक है, जिसको हम टी आकार का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ताकार प्रतिरूप। जब भी बीच में कोई केंद्रीय स्थल होता है, मान लो कोई मंदिर है या कोई तालाब है या कोई गुरुद्वारा है, कुछ भी इस तरह की शेप में यहाँ पर कुछ आकृति होती है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ घर बनने शुरू हो जाते हैं और उससे एक वर्ताकार प्रतिरूप जो है वो विकसित होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं, इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया कि किस तरह के जो बस्तियों की आकृति जो है वो दूर से दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल आकृति का प्रतिरूप। ठीक है, जिसमें दो रोड जो है वो इस तरह से आकर के मिलते हैं और उनके दोनों तरफ जब घर बन जाते हैं तो इस तरह से एक एल आकार का प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ठीक है, जो बहुत इजी है, इसमें डायग्राम अवश्य बनाना है। ठीक है, तभी इसमें हमें नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। एक तो वहां पर जल की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। ग्रामीण बस्तियों में जल जो है वो सही मात्रा में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, कभी पानी आता है, कभी 4-5 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर जल जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, अपर्याप्त आपूर्ति वहां पर होती है। इसके अलावा वहां पर स्वच्छता का अभाव होता है। ठीक है, साफ सफाई नहीं होती है, नालियाँ खुली पड़ी होती हैं। इसके अलावा पशुओं को जब हम रखते हैं तो चारा वगैरह तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ठीक है, गोबर वगैरह से, तो वहाँ पर साफ सफाई का और स्वच्छता का अभाव होता है। तीसरा है कच्चे मकान। गांव के अंदर कच्चे मकान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सड़कें व आधुनिक संचार के साधनों की कमी। गांव के अंदर सड़क भी जो है वो कच्ची होती हैं। इसके अलावा जो आधुनिक संचार के साधन हैं जैसे इंटरनेट वगैरह जो हैं, उनकी कंप्यूटर वगैरह उनकी जो है वो कमी होती है। ठीक है, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है, कई बार टावर भी नहीं होता है गाँव के अंदर, जिस वजह से दिक्कत आती है।
इसके अलावा जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उनकी भी कमी होती है। अच्छे स्कूल नहीं होते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, अच्छा बाजार नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति, गांव के अंदर जो है वो बिजली की भी आपूर्ति अपर्याप्त होती है, बिजली के कट जो है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये सभी ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हैं जिनका सामना ग्रामीण लोगों को करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।